हमारा भी यूनियन का लक्ष्य यही था कि महाराजा के जो बनाए हुए नियमावली है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। अब यानी कि सारी उम्र हमारे पर राज भी किया और कहीं ना कहीं हमें इग्नोर किया। इन्हीं के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा था, जो कि 2001 में हमें वहाँ से उन्होंने बर्खास्त किया। इन लोगों ने जम्मू के लोगों के साथ विश्वासघात किया। ये बात तो पक्की है मेरे भाइयों कि अगर हम अभी बिकेंगे तो फिर आप उसके ऊपर कोई कल को दावा नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। समाज हित में कार्य करने वाले लोग अगर पिछले कुछ समय से देखें तो काफ़ी सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हमें अब दिखने लगे हैं जब से धारा 370 हटाई गई है, या उससे कुछ समय पहले जब से प्रधानमंत्री मोदी का शासन आया है, तब से हमें कुछ राष्ट्र विरोधी लोग दिखने लगे हैं। पहले ये लोग दिख नहीं रहे थे, अदृश्य थे, और हम ही लोगों के बीच में ये बैठकर हमसे चर्चाएं करते थे और हमारा ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये दिख रहे हैं। और दिखने का सबसे बड़ा अगर श्रेय अगर हम आप किसी को दें तो हमें लगता है कि वो प्रधानमंत्री को, या उनके शासन में उनके जितने भी लोग इस समय उस शासन में कार्य कर रहे हैं उन सबको देना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र भक्ति या जो सत्ता पे बैठ रहे हैं, जो कुर्सी पे बैठ रहे हैं लोग, वो किस लिए बैठ रहे हैं ये उन्होंने समझाया है। और गुपकार अलायंस को बनाने का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न इसलिए भी बार बार उठकर सामने आता है क्योंकि जब से 370 हटाया गया है तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनकी विचारधारा ना जाने कौन सी है, और वो ऐसा दिखता है कि वो 370 के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े हुए हैं जैसे उससे ना जाने उनको क्या मिलने वाला है। ऐसा राष्ट्रभक्त लोगों के बीच में अगर आप राष्ट्रभक्त लोगों से बात करेंगे तो उनको इसकी इच्छा नहीं दिखती। इसी को शायद कहते हैं डायग्नोस। लेकिन इसके ऊपर हमें चर्चा करनी होगी और बार बार करनी होगी, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रीतम शर्मा, जो प्रेसिडेंट हैं क्रांति दल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप किसी एक संगठन के साथ सक्रिय नहीं दिख रहे। कुछ प्रदर्शन हमने देखे धर्मा ट्रस्ट के, उसके फ्रेम में भी आप दिखे और हमने वहाँ भी आपसे चर्चा की। उद्देश्य नहीं समझ आया कि आप क्रांति दल के प्रधान हैं, तो फिर आप धर्मा ट्रस्ट में वहाँ क्या कर रहे हैं, जरा समझाएं हमें। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने फिर हमें चुना। जो भी इसमें करंट सिचुएशन जो चल रही है जी, चर्चा के लिए, और आपने सवाल किया कि आप क्रांति दल के प्रेसिडेंट हैं लेकिन आप धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर भी अपनी गतिविधियां दे रहे हैं। जी, तो मैं दीपक जी आपको क्लियर करना चाहता हूं कि धर्मार्थ ट्रस्ट में हम एक कर्मचारी के रूप में वहाँ काम करते रहे हैं। धर्मार्थ ट्रस्ट में 1985 में मैं वहाँ पर भर्ती हुआ था। जी, तब के मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी प्रेसिडेंट थे, और यहाँ कैप्टन राम सिंह जी जो मैनेजर हुआ करते थे। जी, तो मैं अपना व्यवसाय करता था, तो उन्होंने रोज़ मुझे बात करते थे कि नहीं, तेरे को यहाँ नहीं रहने देंगे, छोटा मोटा काम कर दे, तो हमारे पास चल, तो तेरे को हम ट्रस्ट में भर्ती करेंगे। मैं हो गया, और ट्रस्ट में काम करते 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 जब हमने वहाँ का जो वातावरण देखा कि यहाँ पर तो कोई किसी की सुनाई नहीं है, तो हमने यूनियन गठित की, जो कि 92 और से 93 में जी चलती गई। जी, इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। चैलेंज करके हमने हाई कोर्ट में फाइट की, और हाई कोर्ट में उसकी चैलेंज किसने किया? मैनेजमेंट रहे। उनको बर्दाश्त नहीं था कि हमारे आगे कोई खड़ा हो जाए। तो ये सिलसिला चलते हुए हमने हाई कोर्ट से वो मान्यता प्राप्त की, हम कोर्ट में लड़े, और उस यूनियन का हमें डेजिग्नेशन और उसकी पावर का इस्तेमाल करने का हमें अलाउ किया गया। जी, तो हम चलते चलते फिर हमने देखा कि धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं, इतने सारे ऐतिहासिक मंदिर हैं। आपको बताना चाहता हूँ, ये केवल रघुनाथ जी मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ही है, इसके साथ हमारी छोटी काशी जो बीरपुर और परमंडल उत्तरवैनी, जिसे छोटी काशी के नाम से जानता है, हरिद्वार का भी दर्जा दिया जाता है उसको जी, वहाँ पर जो संस्कार होते हैं वहीं फूल उनके प्रभाव दिए जाते हैं, उनके फूल नहीं उठाए जाते।
और वहाँ गुप्त गंगा है जी। और गुप्त गंगा अंदर ज़मीन में पानी चलता है। जहाँ भी आप थोड़ा भी बालू वहाँ से 1 फुट भी उठाओगे, उस बालू के नीचे आपको पानी मिलेगा। जी। ये एक अद्भुत नज़ारा है कि ऐसी धरती है जहाँ पर ये नज़ारा मिलता है आपको, पवित्र धरती, वो भी इसी मैनेजमेंट के अंदर है। वहाँ भी मंदिरों की हालत बहुत खस्ता। आप चलिए शुद्ध महादेव, जहाँ पर जो त्रिशूल है वो ऐतिहासिक जो है, कहीं पूरे विश्व में है वो त्रिशूल ही रियल त्रिशूल है, वो शिवाजी का त्रिशूल वहाँ स्थापित है। जहाँ गौरी कुंड है, जहाँ माता पार्वती नहाती थी और वहाँ पर उनका ब्याह भी वहीं पर हुआ है, मानतलाई में है। जी। गौरी कुंड और मानतलाई, इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी सारे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, लेकिन जिनके पास उसका रख रखाव करने की जिम्मेवारी है वो उस पर विफल रहे हैं। जी। ऐसे ही वैष्णो देवी थी। जब मैं हमारी तो मेरा जो शुरुआत में मैंने कहा कि ऐसा लगा है प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से कि राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी डायग्नोज हुए हैं, लेकिन धर्मा ट्रस्ट में जहां आप बात करें कि जिस मैनेजमेंट को रख रखाव के लिए दिया गया है वही उसका रख रखाव नहीं कर रही, ऐसा लगता है जैसे शायद आप यही कहना चाहते हैं कि वो उसे ख़त्म करने लगी। बिल्कुल यही बात सत्य है, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह ने ये ट्रस्ट बनाया था। इसका जो बड़े अहम मुद्दे थे इसके, धर्म का प्रचार, अपने सनातन धर्म का प्रचार, गौशाला, पाठशाला, सत्संग, ये प्रवचन, और हमारी जो क्या कहते हैं फुलवारी, फूलों की वो जो रति के मंदिरों के लिए फूल कहीं बार नहीं, वहीं से हमने खरीदने। तो संस्कृत विद्यालय, जिनके संस्कृत जो विद्यान है वो हमारे राष्ट्र का निर्माण करें, उनकी शिक्षा। लेकिन वो कहाँ हाई सेकेंडरी से चलते चलते अभी 5वीं तक उन्होंने क्लोज कर दिया उसको। वहाँ कोई भी शास्त्री नहीं कर पाएगा, ना कोई पढ़ पाएगा, उसको फेल किया। मंदिर की सारी व्यवस्था फेल की, वैष्णो देवी की सारी व्यवस्था फेल की। वैष्णो देवी इनकी मिस मैनेजमेंट की वजह से उसका अलग बोर्ड बन गया 86 में। कहने का अर्थ है कि वहाँ भी आप राष्ट्र के लिए ही लड़ते रहे, क्योंकि महाराजा चाहते थे कि जितनी धरोहरें बनी हैं, और हमारा भी यूनियन का लक्ष्य यही था कि महाराजा के जो बनाए हुए नियमावली है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। वो ना कि एक परिवार का पालन पोषण हो, जहाँ उनकी इलेक्शनों का इस्तेमाल हो, यहाँ की जो मशीनरी है वो उनके पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो, उसका हम कड़ा विरोध करते थे। और इन्हीं के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा था, जो कि 2001 में हमें वहाँ से उन्होंने बर्खास्त कर दिया। उसके बाद आप क्रांति दल? उसके बाद मैं शिवसेना में रहा हूँ। अच्छा। 7 साल में शिवसेना में चला हूँ, और 2007 में हमने अक्टूबर महीने की 27 तारीख को हमने क्रांति दल का निर्माण किया था। क्योंकि लड़ाई तो विषय जो मन में जो विषय है वो है समाज के सुधार के लिए। जहाँ भी बुराई होगी, जहाँ भी बुरा होगा, जहाँ भी किसी के साथ अन्याय होगा, तो वहाँ पर हम पिलर की तरह खड़े होंगे। और वो हमने वाकई सीधा किया है इस समाज के लिए। जहाँ भी हमारी ज़रूरत हुई, जहाँ भी किसी को सुनाई नहीं होती, तो हम वहाँ पर उसके साथ खड़े रहें। अभी आपका एक प्रश्न और आपने जोड़ा, वो गुपकार के ऊपर। जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये गुपकार गैंग जो है, इन लोगों ने जम्मू के लोगों के साथ विश्वासघात किया। अब यानी कि सारी उम्र हमारे पर राज भी किया और कहीं ना कहीं हमें इग्नोर किया इन्होंने। यानी कि हमारी कहीं सुनाई नहीं होती थी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जॉब में देख लो, चाहे डेवलपमेंट में देख लो। अगर ये मैं को उदाहरण देना चाहता हूँ, मुफ्ती मोहम्मद साहिब जो अब स्वर्गवास हो गए हैं, उन्हीं के दौरान जो आर्टिफिशियल लेक हमारे जम्मू में बन रही थी, नहीं बन पाई। वो तो कहते थे ये लीजेबल नहीं है, ये लैंड, ये सॉइल जो है ठीक नहीं है, जबकि उसका टेस्ट हुआ था। अरे कलकत्ता में और बड़े बड़े शहरों में समुद्र के अंदर तो आपने टनल बना लिए, वहाँ अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन आप एक आर्टिफिशियल लेक नहीं बनाई। ये कश्मीरी मानसिकता थी। वो जम्मू को डेवलपमेंट नहीं होना चाहते थे, चाहे एनसी पार्टी थी या पीडीपी थी। इन दोनों का जम्मू विरोधी रवैया रहा। कांग्रेस भी उसमें रही भागीदार, वो उनको भी माफ़ नहीं किया जा सकता, उतने ही दोषी वो रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है सरकार में। अभी ये वो पार्टनर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन में है और इनको हमें लगता है कि काफ़ी जगहों पे वोट डले भी होंगे, तो इसके ऊपर क्या कहना? हमारा तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया, वेरी सॉरी, लेकिन हमने अपने लोगों को यही कहा है कि कम से कम जो गुपकार गैंग के लोग कैंडिडेट हैं, कम से कम इनको इग्नोर कर दीजिए। और देखिए
कि डीडीसी इलेक्शन में आपकी सेवाओं के लिए कौन आदमी उपलब्ध है, कौन सक्षम है। कोई ओपरा बाहर से थोपा गया कैंडिडेट है या वो पैसे वाला आ गया है? क्योंकि जो मैं देखा है सियासत में क्या रहता है, आदमी ग्रास रूट से जुड़ा हुआ आदमी जितना 2400 घंटे काम करे, लेकिन जब टिकट का टाइम आता है तो वो कोई दूसरा पैसे वाला बाजी मार के ले जाता है। ये टिकटें बिकती हैं, इसमें कोई जुटाने की आवश्यकता नहीं है। लोग भी कहीं बिक जाते हैं। राइट, क्योंकि लोग पहले मोह माया में फंस जाते हैं, फिर वोट देते हैं। आपका वाक्य मैंने आपका सुना था, वो बड़ा अच्छा लगा था कि पहले हम बिकते हैं और फिर हम सारी उम्र रोते हैं। या बिको नहीं तो या रो नहीं, दो काम से। ये बहुत बढ़िया आपका ये मैंने आपका गीत सुना था, आपका कार्यक्रम जी। तो ये बात तो पक्की है मेरे भाइयों कि अगर हम अभी बिकेंगे तो फिर आप उसके ऊपर कोई कल को दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वह तेरे को शराब पिलाई, तेरे को पैसे दिए तो कम। अगर आप ईमानदारी के साथ उस ईमानदार कैंडिडेट को चुनेंगे, उसको ईमानदारी का रूप में आप अपनी मत का दान करेंगे। मतदान का मतलब होता है अपनी मत, जो अक्ल है आपकी, उसका दान करना। और दान किसको करना? जो कैंडिडेट उस योग्य है उसी को दान करना। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। तो इसी से राजनीति की स्वच्छता आती है। अगर करप्ट लोग आएंगे तो राजनीति ऐसे ही होगी जैसे गुपकार के गैंग के लोग यहाँ आ रहे, पहले बर्बादी की, आप उनकी जमीनी जो राजनीतिक जमीन खिंच चुकी है तो उसे पुनः पाने के लिए जैसे मछली बिन पानी तड़पती है, ऐसे वो तड़प रही है और जगह जगह अपने राउंड लगाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हमारे कुछ जम्मू के नेता भी हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, उनकी पार्टी में ही हैं, हम यूँ कहें उनकी पार्टी में ही हैं, उनके दिशा निर्देशों के ऊपर कार्य करते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसी अपने प्रांत और अपनी इस जन्मभूमि से कॉन्टेस्ट करते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो पहले उनकी जो भावना है अपने लोगों की, वो भावना को समझना चाहिए कि उनके दिल के अंदर क्या है। ऐसा नहीं है झूठ इधर उधर की बातें सुनाकर उनसे आप वोट ऐट लो, नहीं। जो वास्तविकता ये है कि उनकी जो नीड है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, अगर उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो उसको सुनना पड़ेगा। आप किसी की माइंड और किसी सोच को हमारे लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते। नहीं, मतलब आपको पूरी तरह से ये लगता है कि गुपकार जो है वो राष्ट्र विरोधी सोच रख के काम? निश्चित तौर पर, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अब तो भी निरंतर उनके बयान जारी हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता कोई ना कोई वक्तव्य उन्होंने अपना प्रेस में छोड़ती हैं, तो उनकी सोच कभी पॉजिटिव हो नहीं सकती है। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को सांस लेने का मौका दिया ही क्यों जा रहा है हमारे? ये हमारी सरकारों की विफलता है। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं या यूटी सरकार की या केंद्र सरकार कहाँ तक इस पर अपनी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैंने पहले भी बोला था कि ये अगर इनके ऊपर नकेल नहीं कसी तो ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। ये गलत परंपरा चल पड़ेगी। जैसे कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे चलते थे और आंदोलन चलते थे और पाकिस्तान समर्थन नारेबाजी होती थी, उन पर कार्रवाई नहीं होती थी कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो आपने देखा होगा असेंबली में भी नारे लगते थे जी। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है मिसयूज हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी नहीं होनी चाहिए कोई भी आदमी अपने ही देश के विरोध में बोले और अपने ही देश के संविधान को, अपने फ्लैग को चैलेंज करे। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर युवा पीढ़ी इसको फॉलो करेगी तो वो भी सुधरने वाली नहीं है। चलिए हम जम्मू के अधिकारों पर बात करेंगे, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू के जो अधिकार हैं, जम्मू के लोगों के अधिकार हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू 370 टूटने के साथ ही जम्मू को बहुत सारी उम्मीदें हैं और सरकार ने वादे किए हैं। अभी पिछले दिनों कई ये चर्चा का विषय बना हुआ है लैंड लॉ का। जी। सबसे बड़ा बेसिक तो लोगों को यही डर है और कई हमारे साथी यहाँ पर छिटपुट अपने आंदोलन भी छेड़ते रहते हैं, कहानियाँ भी सुनाते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। वास्तविकता ये है कि जैसे ही ये यहाँ से ये 2 कानून काले हटे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया था कि जम्मू के लोगों के जो अपनी उनकी जो मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बराबर ही हम काम करेंगे, उसके विपरीत हम कतई भी नहीं जाएंगे। तो हमारी ये मांग थी कि जो हिमाचल प्रदेश को दिया है, जिस पैटर्न पे जो राइट्स कानून वहाँ पर बनाए हैं लोगों की पब्लिक के लिए और आउटसाइडरों के लिए, वो उसी मापदंड को यहाँ पर स्थापित किया जाए।
ये सबसे बड़ा उचित रहेगा। ये जितने भी बोलने वाले लोग हैं, अपने आप इनकी जबान बंद हो जाएगी, नहीं तो ये चिटपिट किटपिट चलता रहेगा, राजनीति करते रहेंगे। और राजनीति करने का मौका भी क्यों देते हो आप? ये सरकार को पूरा संज्ञान लेना चाहिए कि जहाँ से कोई आवाज़ निकलती है तो उस पर पहले उस मेडिसिन उसको दो, उसका इलाज करो। जैसे अभी किसान आंदोलन है, ये पिछले 3 महीने से चल रहा था, अब इतना बड़ा विशाल रूप ले लिया, जिसको कोई लेना देना नहीं वो भी किसान आंदोलन, और जिसको किसानी का पता नहीं वो भी उस आंदोलन में शामिल। सब इस बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए सब बैठे हैं। अब ये हो रही राजनीति। अब जो उन्होंने कानून पास किया है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उस पर सहमति रखते हैं अपनी, और बहुत सारे उन्होंने प्रशंसा भी की। लेकिन जहाँ कोई शंका है तो उसका सुधार करना चाहिए। क्यों मौका दिया आपने? पूरी दिल्ली को आपने ब्लॉक कर दिया, सब लोग वहाँ इकट्ठे होके, अभी फलानी स्टेट से भी आवाज़ निकल रही है, हम भी समर्थन में आ रही है, दूसरी स्टेट ये भी आ रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जहाँ से आवाज़ निकले, जब भी कोई आवाज़, चाहे वो विपक्षी ही हो, यस वो उठाए तो वो तुरंत उसका संविधान ढूंढो, सब तभी उसका सोल्यूशन निकालो, ताकि ये मसला हल हो जाए। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन छेड़ते हो, उससे बहुत सारी कठिनाइयाँ करनी पड़ती है। आम जो दिहाड़ीदार है, कोई दुकानदार है, आने जाने वाला विद्यार्थी है, बुजुर्ग है, कोई हॉस्पिटल जाने वाला, ये उसके लिए बहुत सारी दुविधा खड़ी होती है। तो इसलिए इन सरकारों को, खास करके केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी कैबिनेट, यहाँ जुड़े हुए 2 हमारे सांसद, ये उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ भी कोई आंदोलन होता है, जहाँ कोई बात चलती है, तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, ताकि ये जो अव्यवस्था फैलती है, जो लोगों को 2-4 होना पड़ता है, उससे मुक्ति मिलती है, और एक तरक्की की ओर और अच्छे पाथ पर चलने की एक विचार आता रहती है। क्योंकि वो आंदोलन देख के दूसरा भी आंदोलन पे आ जाता है, उसको देख के तीसरा एक और खड़ा हो जाएगा, तो ये आए जाए आंदोलनों का शहर बनकर रह गया पूरा हिंदुस्तान। तो कृपा करके, लोकतंत्र है, सब लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए, बोलने की भी कोई सीमा होनी चाहिए। कहाँ तक बोलते हैं? आपने देखा होगा वीडियो में कितनी बयान ऐसे आ रहे थे, सही और गलत देख कर बोलें, बिल्कुल अपने गिरेबान में झांके और फिर बात करें। और मोदी के साहब के लिए कुछ लोग क्या क्या बोल रहे थे कि इंदिरा को ठोका, इसको भी ठोकेंगे। तो ऐसे लोगों को, उन आंदोलनकारियों को भी, उनको भी उसका संज्ञान लेना चाहिए कि पूरे आंदोलन को ऐसे लोग खराब कर सकते हैं। हर आंदोलन में ऐसे कार्यकर्ता रहते हैं जो उस माहौल को पूरा बिगाड़ते हैं, और बनती बात को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में या ऐसा जंजाल बना देते हैं जो कहीं सुलझने का नाम ही नहीं लेती। तो ये सारी बातें आपसे मैं कह रहा हूँ कि टाइम रहते हुए, ऐसे ही अभी धर्मा ट्रस्ट की जो बात छिड़ी थी, अब वही बात यहाँ पर है। आप कर्मचारियों से आपको मांग पत्र देते हैं कि भाई हमारी ये मांगे, हमारी सैलरी बड़ी कम है, हमारी ये प्रॉब्लम, आपने बजाय उसके आपने उनको सस्पेंड ही कर दिया। यानी कि आग पर घी डालने का काम तो आपने किया, घी में आग डालने का काम आपने किया, और आंदोलन करने का रास्ता आपने उनके लिए खोल दिया। हम तो पहले से आंदोलनकारी हैं, हम तो 2001 से लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, रोड पे भी लड़ रहे हैं, हम तो लड़ेंगे इनके खिलाफ। जब तक शरीर में सांसें हैं, जब तक शरीर में दम है, तो इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर लड़ रहे हैं, निरंतर, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आज की जो भी सुना मैंने, आज जो बात हुई इनकी, वो ये कि कहते मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं आपको बहाल नहीं कर सकता। अरे सेक्रेटरी अगर सस्पेंड करता है या उनको बर्खास्त करता है, निलंबित करता है, तो फिर उसको बहाल करने की पावर तीसरे के पास कैसे जाएगी? सेक्रेटरी जो रहता है ट्रस्ट का, वही पावरफुल रहता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा हुआ है, या ट्रस्टी या नीचे वो। लेकिन ट्रस्टी जो होता है, बहुत बड़े बड़े मैटर पे कोई बात डिसीजन हो तो फिर ट्रस्टी बीच इंटरवेन करते, तो ये रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार हो, मैनेजमेंट हो, ट्रस्ट हो, सबका एक ही हाल है। टाइम रहते ये हल नहीं करते, और अपनी पाप और अपने गुनाह छुपाने के लिए ऐसे काम लोगों को उलझाते हैं या उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये परंपरा चलती आ रही है, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम भी ये कहेंगे कि परंपराओं को तोड़ना ही पड़ेगा, उन परंपराओं को जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं हैं। ऐसी परंपराएं जो ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपी गई हैं और आपको गुमराह किया गया है, चाहे वो हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर ही क्यों ना हो। गुपकार अलायंस जो है, वो जिस मंशा से भी उन्होंने उस अलायंस को बनाया है,
उनकी मंशाओं को कभी पूरा ना होने दें। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।